हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्राम क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोमोटिव 404 यूनिट नंबर 1 ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट। तो प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया है, लाइक सेशन नंबर 6 तक फ्यूल सप्लाई सिस्टम हमने खत्म कर लिया है। आज हम लोग सेशन 7 स्टार्ट करने जा रहा है जिसका नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम। थोड़ा सा बड़ा है बट मजेदार है। तो पूरी जो गाड़ी होती है ना, एक कार, एक बाइक, एक ट्रक के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या? इंजन से किस तरीके से पावर ट्रांसमिट होता है हमारे व्हील तक, उसके बीच में आने वाली सारी चीजें, क्लच, गियर्स, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट्स, सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आपको एक मैप बना के बताऊं, देखो सबसे पहले इंजन आया, ठीक है, इंजन के बाद क्लच आएगा, फिर हमारे गियर बॉक्स आएंगे, फिर प्रोपेलर शाफ्ट आएगा, प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह आएगा, ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट आएगा, यूनिवर्सल जॉइंट आएगा, फिर डिफरेंशियल बॉक्स आएगा, भैया डिफरेंशियल भूल रहे हैं, डिफरेंशियल बॉक्स आएगा, एंड डिफरेंशियल के बाद हमारा व्हील में एनर्जी ट्रांसफर होगा। इतना लंबा पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है भाई। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसमिट होता है इंजन से व्हील तक। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। पर वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसपे हमने काफी चीपेस्ट प्राइस में कंटेंट अपलोड कर रखा है, जिसको आप परचेस कर सकते हो। जैसे 25 रुपीज में पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर के नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जो करंट नोट्स वगैरह हैं अपडेटेड, ये आपको 90 रुपीज में मिल रहा है। फिर हम 220 रुपीज में कंप्लीट पैकेज मिल रहा है कैंडी नोट्स का, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी के नोट्स रहेंगे, माइंड मैप रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यूज, सिस्टम रीजनिंग, केस स्टडी, ये सारी चीजें मात्र 220 रुपीज में मिल रहा है। तो उसको देखना, आपके काम का होगा। साइंस का आपको माइंड मैप मिल रहा है, जिसपे मैंने मेरी स्पेशल वीडियोज है माइंड मैप पे, आप देख सकते हो जाकर, प्लेलिस्ट है साइंस के माइंड मैप का, पिछले साल बनाया था, काफी ट्रेंडिंग चल रहा था ये वीडियो। तो 20 रुपीज में सारे चैप्टर के डिटेल माइंड मैप मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे कंटेंट है। ऑटोमोबाइल का भी कंटेंट जल्दी मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे फ्री कंटेंट वगैरह भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उसको भी आप विजिट कर सकते हो। जैसे आपको एनसीईआरटी की सारी चीजें चैप्टर वाइज यहाँ पे मिल जाएंगी। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन लाइक आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन, आर.एस. अग्रवाल, एच.सी. वर्मा सॉल्यूशंस वगैरह मिल रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वगैरह मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल रहे हैं, केस स्टडी, सिस्टम रीजनिंग, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्री वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हो रही है। तो एक बार जरूर वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग यार, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कि डेडिकेटेड 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। एग्जाम के टाइम पे हम थोड़ा और क्लोज आते हैं, काफी सारे फ्री कंटेंट भी मैं इस पे अपलोड करता रहता हूं, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन नंबर 7, दैट इज ट्रांसमिशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है आपको स्टार्टिंग में ही बता ही दिया हूं। तो ट्रांसफर पावर फ्रॉम इंजन टू द व्हील, है ना, इंजन से व्हील तक पावर को ट्रांसफर करना, इसी को अपन लोग ट्रांसफर क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसफर पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील अलाउइंग द व्हीकल टू मूव एट डिफरेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, इसलिए ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज होता है। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा इंजन है, दिख रहा है ना, ये हमारा इंजन है, ये इंजन चल रहा है। इस इंजन के चलने से यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्लच लगा हुआ है, देखो क्लच लगा हुआ है, ये क्लच पैडल हो गया। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, कार वगैरह चलाए हो, बाइक चलाए हो, आपको पता होगा क्लच पैडल हो गया। ठीक है, ये हमारे पूरा गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर गियर जो है, ये हमारा जिसको पकड़ के गियर लगाते हो ना, गियर हैंडल हो गया, ये गियर हैंडल हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, इसको यहाँ लिखता हूं मैं, ये रहा हमारा डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी व्हील लगी होंगी, हमारी जो ये व्हील है दोनों तरफ, ये हमारा व्हील हो गया, व्हील में पावर ट्रांसफर हो गया। ये हमारा बीच का जो है ये प्रोपेलर शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है यूनिवर्सल जॉइंट हो गया। तो ये देखो इस तरीके से पूरा इंजन से लेकर व्हील तक, इंजन से व्हील तक हमारा पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसी को अपन ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। अब इसके दौरान जो क्लच है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, यूनिवर्सल जॉइंट है, डिफरेंशियल है, इन सबको अपन पढ़ेंगे, तब जाकर ये ट्रांसमिशन सिस्टम खत्म होगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सा कंपोनेंट लगता है ट्रांसमिशन सिस्टम में? तो सबसे पहला कंपोनेंट तो हमारा एक क्लच हो गया। क्लच का काम क्या होता है? जब हम गियर लगाते हैं, क्योंकि देखो गियर क्या हो रहा है,
जब इंजन चल रहा है तो एक गियर दूसरे गियर में मूव कर रहे हैं, और उसी दौरान बिना आप क्लच दबाए अगर गियर चेंज करोगे ना, तो गियर की टिथ है ना, क्योंकि गियर चेंज हो रहा है मतलब ये एक गियर कंटिन्यू घूम रहा है, एक गियर रुका हुआ है ना, क्लच दबाते हो तो दोनों रुक जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं और फिर दोनों साथ में घूमने लगते हैं। लेकिन जब दोनों गियर घूम रहे हैं और एक चेंज करके दूसरे में घूमते घूमते लगाओगे तो टिथ टूटने का चांस है। बिना क्लच दबाए अगर गियर चेंज करोगे तो गियर्स दोनों घूमते हुए गियर एक दूसरे को टच करेंगे, तो हो सकता है दोनों गियर में अच्छे से ज्वाइन ना हो और टिथ गियर का टूट जाए, और गियर का टिथ टूट गया तो फिर तो पावर ट्रांसमिशन वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लच का यूज किया जाता है। क्लच दबाने से क्या होता है, इस तरीके से डिस्क एंगेज हो जाता है, और जैसे लगाते हो तो फिर ये एंगेज हो जाता है। क्लच दबाया, गियर लगाया, क्लच छोड़ा, दोनों एंगेज हो गए, घूमने लगे। ठीक है, लाइक दिस। सेकेंड है हमारा गियर बॉक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गियर बॉक्स आपको पता ही है, गियर बॉक्स का काम क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर जो गियर्स लगाते हैं ना, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे गियर्स होते हैं, अलग अलग रेसी, छोटा गियर, बड़ा गियर, और बड़ा गियर, और बड़ा गियर। तो उस तरीके से एक गियर में फंसा, 1 नंबर, दूसरे गियर में फंसा तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से गियर एंगेज और डिसएंगेज होता है। अपन आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये काम करता है। फिर हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजन से व्हील तक जो पावर ट्रांसफर हो रहा है ना, इसी की हेल्प से, दैट इज प्रोपेलर शाफ्ट की हेल्प से। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल क्या होता है। डिफरेंशियल लास्ट जो हमारा टर्निंग वगैरह पे इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं स्लिपरी प्लेस पे जब हमारी कार और किसी स्लिप वाली चीजों पे चलती है या टर्निंग वगैरह करते हैं, तब हमारा डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशियल, क्या होता है, वो आने वाले हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे या इसी सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्लच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लच होता क्या है, क्लच इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट अ रोटेटिंग इनपुट शाफ्ट फ्रॉम ए आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, रोटेटिंग इनपुट शाफ्ट फ्रॉम आउटपुट शाफ्ट। मान लो इंजन से पावर आ रहा है, इंजन से पावर आ रहा है, तो ये हमारा इनपुट शाफ्ट हुआ, इनपुट शाफ्ट हो रहा है। अब क्योंकि इंजन कंटिन्यू चल रहा है तो ये शाफ्ट भी कंटिन्यू रोटेट हो रहा होगा। बीच में आता है हमारा क्लच और फिर आता है हमारा गियर बॉक्स। अब क्या होता है, जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो ये भी रोटेट हो रहा होता है, ये रोटेट होता है क्लच के थ्रू, गियर्स भी अटैच होते हैं, दो इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, इनपुट शाफ्ट इधर हो गया, गियर बॉक्स से जो शाफ्ट जाएगा व्हील में उसको बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। दोनों डिसएंगेज होते हैं, इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट क्लच की हेल्प से दोनों इंगेज रहते हैं, दोनों साथ में इस तरीके से गियर की हेल्प से घूमते रहते हैं। लेकिन जब हमको गियर चेंज करना होता है, 1 से 2 नंबर में जाना होता है, जैसे क्लच दबाते हैं तो दोनों डिसएंगेज हो जाते हैं, डिसएंगेज हुए, ये शिफ्ट हुआ और वो फिर छोटे वाले गियर से कनेक्ट हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर चेंज हुआ, बड़े वाले गियर से कनेक्ट हो गया, ऐसा आगे पीछे ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, बट अगर बिना क्लच दबाए अगर हम ये काम करेंगे, जैसे ये घूम रहा है, घूमते घूमते हमने क्लच नहीं दबाया, डायरेक्ट गियर चेंज करेंगे, तो ये गियर जब निकल रहा होगा ना ऐसे, क्योंकि दोनों मोशन में है, तो गियर के टिथ टूट सकते हैं, या एक घूमते हुए इसमें जब घूमते हुए में जब आप लगाओगे तो कट से टूट सकता है टिथ। इसलिए एंगेज डिसएंगेज करना जरूरी होता है, वो क्लच करता है हमारा। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे क्लच दबाते हैं तो ये डिसएंगेज हो जाता है, और हमारा फिर देखो जैसे क्लच दबाएंगे डिसएंगेज होगा, व्हील घूमना, मतलब व्हील तो स्पीड के हिसाब से घूमते, गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी की स्पीड की वजह से व्हील तो घूमता रहेगा, बट साफ इनपुट और आउटपुट जो है, क्लच दबाया, देखो यहाँ कट हो गया, ट्रांसमिशन कट हो गया, तो दोनों व्हील घूम रहे हैं, जैसे क्लच दबाएंगे ट्रांसमिशन कट होगा, गियर चेंज कर लो और फिर क्लच छोड़ दो, वापस से ट्रांसमिशन चला गया। ठीक है, जब हम क्लच दबाते हैं इस दौरान हम गियर चेंज कर रहे होते हैं, जैसे देखो क्लच दबाया, यहाँ पे देखो गियर चेंज किया, गियर छोड़ा, क्लच एंगेज, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से लगाते रहो और चलते रहो। ठीक है, अब इंजीनियरिंग लेवल पे इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट ऊपर से आपको यहाँ पे क्लास 10th में इतना ही जानना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लच की बात करते हैं। अब क्लच भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल प्लेट क्लच हो गया और मल्टी प्लेट क्लच हो गया। सिंगल प्लेट क्लच जैसे ये देखो, ये क्लच है हमारा, ये हमारा इनपुट है जो इंजन से आ रहा है, ये हमारा इनपुट व्हील हो गया, ये हमारा आउटपुट व्हील हो गया, ये हमारा आउटपुट व्हील हो गया। इसको जब हम प्रेस करते हैं तब इसको दबाता है और डिसएंगेज, ये हमारा क्लच मेन, ये हमारा क्लच है। एक फ्रिक्शन क्या होता है, लोहे का रहता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पैड्स लगे होते हैं, है ना, एब्रेसिव मटेरियल का पैड लगा होता है, फ्रिक्शन वाले पैड्स लगे होते हैं जो कि एंगेज और डिसएंगेज में काम। कभी कभी क्या होता है, ये जो पैड जब घिस जाता है तब क्लच अच्छे गियर नहीं लग पाता है, मतलब पावर उतना ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अब कई बार पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी अगर आपने बाइक चलाया होगा, नई बाइक क्या होता है कि आप 2-3 लोग बैठा लो और जैसे क्लच छोड़ोगे तुरंत गाड़ी चलने लग जाती है। इन पुरानी गाड़ी क्या होती है, 3-4 लोग अगर आपने बाइक पे बैठा लिया है और करोगे तब कहीं गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि क्लच स्लिप कर रहा है, क्योंकि उसका एब्रेसिव मटेरियल घिस चुका है, क्लच प्लेट चेंज करने का टाइम आ चुका है।
ठीक है, पावर पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाता है जब क्लच के एब्रेसिव मटेरियल घिस जाते हैं तो, ठीक है। सिंगल प्लेट क्लच में एक सिंगल क्लच होता है, प्लेट क्लच होता है। मल्टी प्लेट में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्लच प्लेट्स होते हैं जो कि लगे होते हैं, बहुत सारे क्लच प्लेट्स बड़ी बड़ी, जो जो जिस इंजन से ज्यादा पावर ट्रांसमिट होता है ना उसमें मल्टी क्लच यूज करते हैं, क्योंकि मल्टी क्लच क्या होता है कि बहुत सारे क्लचेस होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पकड़ आता है, ज्यादा फ्रिक्शन तो ज्यादा अच्छे से शाफ्ट वगैरह घूमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, इसमें भी वेट और ड्राई आता है। ड्राई मतलब सूखा रहता है, वेट वगैरह, वेट वगैरह में क्या रहता है, उसमें ग्रीसिंग वगैरह लगी रहती है जो थोड़ा सा फ्रिक्शन लेस भी की तरीके से काम करते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं कोन क्लच होता है। अब इसमें कोन क्लच क्या होता है, जो क्लच प्लेट होता है ना वो कोनिकल शेप का होता है, जैसे आप देख सकते हो ना, ये क्लच प्लेट जो होता है ना थोड़ा सा कोनिकल शेप का रहेगा, ऐसा कोनिकल शेप का रहेगा, ठीक है। एंगेज एंड डिसएंगेज आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ना ध्यान से, ये बन रहा है टेपर टाइप का बन रहा है ऐसा, देखो, ठीक है, ठीक है। एंगेज डिसएंगेज, एंगेज डिसएंगेज, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से कोन क्लच काम करता है, ठीक है। फिर एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है जो कि हमारा बाइक में यूज किया जाता है, बाइक में यही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा एक ड्रम होता है, ठीक है, हमारे एक ड्रम होता है, ड्रम के अंदर ऐसे छोटे छोटे पैड्स लगे होते हैं। जब एक्सेलरेट करते हैं ना तो ये पैड क्या होता है, एक्सेलरेशन की, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं, रुक जा भाई, अगर ये रुकता है तो ये देखो रुका है, जैसे जैसे चलता जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता ही है आपको, जब स्पीड बढ़ता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी जब रुकी है ऐसा है, जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं क्या होता है, ये दोनों बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इनके ऊपर और जाकर ये ड्रम से चिपक जाते हैं। तो जो इनपुट शाफ्ट है, देखो ये हमारा इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट से हमारा, और ये हमारा जो ड्रम है ये आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट है। अब जब ये इनपुट शाफ्ट तेजी से घूमता है तो ये क्या होता है, बाहर की तरफ जाते हैं और ड्रम से चिपक जाते हैं, ड्रम से चिपकेंगे, ड्रम आउटपुट शाफ्ट कनेक्ट है, आउटपुट व्हील में पावर भेज रहा है, इस तरीके से दोनों एंगेज हो जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है। फिर हम जब दबाते हैं, इसमें स्प्रिंग दबाते हैं तो ये डिसएंगेज हो जाता है, गियर चेंज कर लो, फिर छोड़ दो उसको, क्लच को वापस एंगेज हो जाएगा, क्योंकि घूम रहा है ना, एंगेज हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। इस डायग्राम को, एनिमेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये देखो, ये एंगेज हुआ था, डिसएंगेज, अभी देखना यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी डिसएंगेज होगा, तो गाड़ी रुकी होगी तो ये डिसएंगेज होगा, फिर गाड़ी स्पीड पकड़ेगा और धीरे धीरे देखो ये हो गया, देखा, ठीक है। आगे है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता है, इसमें आधा जो दो पार्ट में क्लच होता है, एक क्लच होता है जो कि हमारा पुराना वाला जो फ्लैट क्लच है ना, वो नॉर्मल जो क्लच आता है, नॉर्मल जो क्लच वो होता है, और दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज करते हैं स्पीड वेरिएशन की वजह से, स्पीड वेरिएशन की वजह से, क्योंकि देखो सेंट्रीफ्यूगल क्लच तभी काम करेगा जब गाड़ी की स्पीड होगी, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में चल रही होगी तो सेंट्रीफ्यूगल जो प्लेट्स है ना, क्लच प्लेट पे फोर्स लगेगा तो बाहर की तरफ होगा, लेकिन लो स्पीड में क्या होगा, अगर वो उससे अच्छे से चिपका नहीं तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, जब ये घूमेगा ना, जब ये हाई स्पीड से घूमेगा तभी ये एंगेज होगा, जब ये हाई स्पीड से घूमेगा तभी तो जाकर उस पर फोर्स लगेगा और वो एंगेज हो जाएगा ड्रम से, फिर ड्रम भी साथ में घूमने लगेंगे। लेकिन लो स्पीड पे क्या होगा, लो स्पीड पे तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी, फिर इंजन घूमता रहेगा लेकिन आपकी व्हील घूम नहीं पाएगी अगर आप सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज करोगे लो स्पीड पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, हम दो टाइप का क्लच यूज करते हैं, एक हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज करते हैं जब हाई स्पीड के लिए, और लो स्पीड के लिए पैड वाला जो क्लच है, नॉर्मल क्लच जो हमने डिस्कस किया था, फ्रिक्शन वाले क्लच जो हो गए, इसका यूज करते हैं, ठीक है। लो स्पीड पे ये काम करता है, हाई स्पीड पे वो काम करता है, तो क्या होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हमारा यहीं पे एक और क्लच है भाई, कोनिकल स्प्रिंग क्लच। इस तरीके से क्या होता है, एक डायफ्राम कनेक्ट, एक डायफ्राम होता है जो स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट होता है, जब क्लच दबाते हैं तो डायफ्राम फ्रिक्शन प्लेट को दबाता है जिसकी वजह से एंगेज और डिसएंगेजिंग होता है, ठीक है। ये टेपर्ड भी होता है और क्राउन टाइप का भी होता है, ये येलो कलर का दिख रहा है ना, ये सॉरी ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको, ब्लू कलर से, ये यही है हमारा डायफ्राम स्प्रिंग हो जो होता है, जब इसको प्रेस करते हैं, जब हम ये पैडल को प्रेस करते हैं तब ये दबता है, ये बाहर की तरफ दोनों को खींचता है और ये डिसएंगेज हो जाता है, फिर गियर चेंज कर लो और छोड़ दो तो वापस चिपक जाएगा, एंगेज हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव क्लच होता है, डॉग और स्पाइन टाइप का क्लच बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट शाफ्ट जो होता है, इनपुट जहां से इंजन से पावर आ रहा है और आउटपुट शाफ्ट क्या होगा भाई, व्हील में पावर जा रहा है। इनपुट शाफ्ट में और आउटपुट ऐसे, आउटपुट में ग्रूव बने होंगे, उसमें ऐसे गियर फंसता है निकलता है, फंसता है निकलता है, इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है,
ठीक है। फिर हाइड्रोलिक क्लच हो गया, जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं, क्लच पैडल हमारा क्या होता है, वायर के थ्रू नहीं, क्लच पैडल हाइड्रोलिक रिजर्वायर से कनेक्ट होता है। जब हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर की जो ऑयल है, ब्रेक ऑयल है या जो क्लच ऑयल है, वो ऑयल प्रेस होता है। आपको पता है पास्कल लॉ है ना, पास्कल लॉ पता है ना, प्रेशर किसी भी हाइड्रोलिक चीजों पे, लिक्विड पे प्रेशर लगाते हो तो हर तरफ इक्वली ट्रांसफर होता है। जब हम इस पे प्रेस करते हैं तो ये वाटर क्या होता है, इस तरीके से प्रेशर ट्रांसफर होता है और इस पे लीवर दबेगा और फिर हमारा लीवर दबेगा, ये ओपन होगा, एंगेज डिसएंगेज होगा, फ्रिक्शन लाइनिंग क्लच। ठीक है, डन। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता है, जो कि जैसे हम क्लच पेडल दबाते हैं करंट ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और क्लच डिसएंगेज हो जाता है। क्लच छोड़ते हैं, मैग्नेटिक पावर खत्म होता है और एंगेज हो जाता है। आपने क्लास 10th में फिजिक्स में मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। ठीक है, उसी प्रिंसिपल पे हमारा क्लचेस भी होते हैं। आजकल के जो मॉडर्न व्हीकल्स है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है। फिर एक वैक्यूम क्लच हो गया, प्रेस करने पे क्या होता है कि भाई इस तरीके से पिस्टन दबता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम की वजह से ना यहाँ की चीजें घिसती हैं और फिर ये एंगेज डिसएंगेज होता है। डन। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच किस तरीके से काम करता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, ये डिसएंगेज पोजीशन है, इसमें आपको क्या है कि लेट शाफ्ट ए एंड डिस्क सी बी रिवॉल्विंग एट सम स्पीड से n rpm। तो शाफ्ट ए है और डिस्क सी जो है, ये दोनों एक आरपीएम पे रोटेट हो रहे हैं, दोनों डिसएंगेज है, दूर दूर है, देख लो डिसएंगेज पोजीशन पे। शाफ्ट ए और शाफ्ट सी n आरपीएम से घूम रहे हैं, क्लियर है। शाफ्ट बी एंड द डिस्क डी कीड इट इज स्टेशनरी है, क्योंकि ये दोनों आउटपुट शाफ्ट है ना, तो दोनों डी और बी क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। इनिशियली व्हेन द क्लच इज नॉट एंगेज, जब तक क्लच एंगेज नहीं हुआ। अब क्या होगा, जैसे एंगेज पोजीशन पे आओगे वो दोनों चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है, नाउ अप्लाई सम एक्सियल फोर्स W टू द डिस्क। एक्सियल फोर्स जब आप अप्लाई करोगे, क्लच पेडल को जब दबाओगे तो एक्सियल फोर्स लगेगा इस पे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो D और B था ना, तो D और B था वो दोनों C और A से क्या होंगे, एंगेज हो जाएंगे। एंगेज होने की वजह से as soon the contact is made, the force of friction between C and D, force of friction between C and D comes into play। फ्रिक्शन उनके बीच में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्क डी है ना, वो भी सेम स्पीड से घूमने लगेगा जिस स्पीड से सी डिस्क घूम रहा था। ठीक है, नाउ द स्पीड ऑफ डी जो है, इस डिस्क डी डिस्क का जो स्पीड है, दैट्स डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन। जो क्लच प्लेट जो बता रहा है, एब्रेसिव मटेरियल, फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो घिस गया तो सी घूम रहा है 10 आरपीएम से, डी घूमेगा 6-7 आरपीएम से। क्यों, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन अच्छे से बन नहीं पा रहा है। अच्छा फ्रिक्शन के लिए अच्छा मटेरियल, अच्छा क्लच प्लेट यूज करो, अच्छे से ट्रांसफर होगा। तो स्पीड ऑफ डी डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हिच इज टर्न इन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स डब्ल्यू। डब्ल्यू फोर्स के पर्सपेक्टिव पे जितना तेज, अच्छा डब्ल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, जितना लोड लगा रहे हो, जितना अच्छे चिपकेंगे, एंगेज होंगे, उतनी सेम स्पीड से घूमेंगे। नाउ इफ W is increased gradually, the speed of D will be increased correspondingly। जैसे जैसे W वजन वेट बढ़ाते जाओगे, दोनों एंगेज होते जाएंगे, एंगेज होते जाएंगे, जितना अच्छा एंगेजमेंट होगा उतने अच्छे से दोनों C और D सेम स्पीड से घूमेंगे। ठीक है, देन द क्लच इज सेड टू बी फुली एंगेज। पूरी तरीके से जब एंगेज हो जाएगा तो जो ट्रांसफर है, स्पीड ट्रांसफर है इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट, इंजन से व्हील में, वो अच्छे से तरीके से ट्रांसफर होने लगेगा, फुल एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट W, जो हमने क्लच पैड से जो दबा एक्सियल लोड दिया, W इज द एक्सियल लोड अप्लाइड। T क्या है, टॉर्क जो ट्रांसमिट हो रहा है, जिस स्पीड जिस टॉर्क से हमारा ए शाफ्ट घूम रहा था, क्या वही टॉर्क बी में भी ट्रांसफर हुआ। ठीक है, आर इफेक्टिव मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का, जो मीन रेडियस है, जो रेडियस है इसका क्लच प्लेट का जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस ये हो गया। एंड टी देयरफॉर जो ट्रांसमिटेड, थस वी सी दैट द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ फ्रिक्शन क्लच डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर चीजों पे डिपेंड करेगा। तो टॉर्क ट्रांसफर जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू डब्ल्यू आर के बराबर। सी से डी प्लेट में जो टॉर्क ट्रांसमिट हुआ, जो पावर ट्रांसमिट हुआ है, दैट्स डिपेंड्स ऑन म्यू डब्ल्यू आर। म्यू क्या है, फ्रिक्शन। म्यू क्या है, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, म्यू को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जितना ज्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा उतने अच्छे से दोनों एंगेज होंगे और सेम स्पीड से दोनों। डब्ल्यू क्या है, आप जो लोड लगा रहे हो, तो आप अप्लाइड कर रहे हो ना, अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड बाय पेडल। ठीक है, और आर क्या है, इफेक्टिव मीन रेडियस, इफेक्टिव मीन
रेडियस भाई, रेडियस ऑफ क्लच पैड, क्लच पैड, ठीक, क्लच पैड का कितना रेडियस। ओके, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना सी से डी प्लेट पे कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, कितना रोटेशन ट्रांसफर हो रहा है, टॉर्क कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तो था क्लच प्लेट की कहानी। अब हम लोग आते हैं गियर बॉक्स की कहानी पे। गियर बॉक्स, और जनरली आपको बताया था गियर बॉक्स कहाँ, जहाँ पे गियर्स लगाते हैं 1 नंबर 2 नंबर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे 3 नंबर लगेगा तो ये प्लेट इधर लग गया। अब यहाँ पे देखो, ये 4 नंबर पे ये इससे एंगेज हो गया, ये पावर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फिर रिवर्स में पावर ऐसे रेड रेड जो दिख रहा है इस तरीके से पावर ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे 1 नंबर पे देखो ये पावर जा रहा है, ठीक है। फिर न्यूट्रल हो गया। फिर 2 नंबर पे कैसे पावर जा रहा है, पावर 2 नंबर पे यहां से जा रहा था, ठीक है। 3 नंबर पे दिखा रहा हूं आपको, जैसे 3 नंबर लगा तो पावर देखो यहां से जा रहा है, ठीक है। फिर 4 नंबर पे पावर कहां से जा रहा है, 4 नंबर पे पावर यहां से जा रहा है। फिर रिवर्स में पावर कैसे जा रहा है, यहां से ऐसे करते हुए जा रहा है, ठीक है। मतलब देख रहे हो गियर एंगेज, इस गियर में लगा तो 1 नंबर, ये हटकर उस गियर में लगा तो 2 नंबर, उस हट के इधर लगा तो 3 नंबर गियर, इधर हट के इधर लग गया तो 4 नंबर गियर। इस तरीके से गियर बॉक्स हमारा काम करता है। अ ट्रांसमिशन आल्सो कॉल्ड गियर बॉक्स इज अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच यूज अ गियर सेट, 2 और मोर गियर होते हैं वर्किंग टुगेदर टू चेंज द स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और द टॉर्क मल्टीप्लिकेशन रिडक्शन, ठीक है। एक गियर छोटा, एक गियर बड़ा, छोटे गियर से बड़े गियर में ट्रांसफर कर, छोटा गियर 10 बार घूमेगा तो बड़ा गियर 1 बार घूमेगा, टॉर्क ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बड़ा गियर से छोटे गियर में ट्रांसफर, बड़ा गियर 1 राउंड घूमेगा उतने में छोटा 10 बार घूम जाएगा, स्पीड ट्रांसफर, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से काम करते हैं। गियर बॉक्स की जरूरत क्यों होती है, एक ऑटो व्हीकल हैज रन ऑन द रोड ऑन वेरियस क्वालिटीज एंड टाइप्स एंड एट वेरिंग स्पीड। जब ऑटोमोबाइल जब रोड पे चलता है ना तो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। ब्रेकर आ गया, भीड़ आ गया, ढलान आ गया, चढ़ान आ गया, रफ रोड है, स्मूथ रोड है, बहुत सारी मतलब स्पीड वेरिंग रहता है। दैट्स वाई हम लोग गियर बॉक्स का यूज करते हैं। गियर बॉक्स में स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो एनकाउंटर्ड विथ विविड नेचर ऑफ टायर रोड एडेशन ऑन लेवल एंड स्लॉप रोड। अब भाई कहीं अचानक से मान लो अब चला रहे हो, कोई पानी या ऑयल रोड पे गिर गया तो वहां स्पीड कम करोगे, नहीं तो स्लिप करेगी गाड़ी। Having different body profile, various driving needs such as idling and quick acceleration। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेलरेशन नहीं करना पड़ता, ढलान है तो चढ़ाना है तो अचानक से स्पीड बढ़ाना पड़ता है तो गियर चेंज करते हैं, टॉर्क चाहिए होता है, कहीं पे स्पीड चाहिए होता है, ठीक है। टॉर्क कहाँ चाहिए, जब हम चढ़ान पे चढ़ते हैं, जब हम चढ़ान पे हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है, तब हम उस कंडीशन में हमको टॉर्क, उस कंडीशन में हमको टॉर्क चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है। स्पीड कम, टॉर्क ज्यादा, स्पीड कम, स्पीड कम। इस कंडीशन में हम गाड़ी का 1 नंबर 2 नंबर में चढ़ाते हैं। लेकिन जब वही नॉर्मल रोड पे चलते हैं तब हमको स्पीड ज्यादा चाहिए होता है, टॉर्क कम चाहिए होता है, टॉर्क कम चाहिए होता है, स्पीड ज्यादा चाहिए। इस कंडीशन में हम 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। नाउ अब कुछ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे जो एक व्हील और रोड के बीच में जो लगता है, जिसकी वजह से हमको स्पीड वेयरिंग करना पड़ता है, गियर बॉक्स का यूज करना पड़ता है। तो एक तो रोलिंग रेजिस्टेंस हो गया विच मेनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ रोड पे डिपेंड, रोड का सरफेस कैसा है, स्मूथ है, रफ है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। सीमेंटेड रोड है या एसफाल्टेड रोड है, लाइक डामर का रोड है। क्वालिटी ऑफ रोड सरफेस की क्वालिटी कैसी, स्मूथ है, रफ है, ड्राई है, वेट है, कैसा है। मटेरियल एंड डिजाइन, टायर का मटेरियल कैसा है, अच्छा मटेरियल है, लाइक कार्बन का मटेरियल है या खिलौने वाले हैं, लो क्वालिटी टायर है। इन्फ्लेशन, प्रेशर, हवा कितना टायर में, उस पर भी डिपेंड। हवा कम है तो आपकी जो व्हील है ज्यादा चिपक के चलेगी, हवा अच्छा है तो स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ रोलिंग रेजिस्टेंस के अंदर आ जाता है। फिर रहता है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, जब आप किसी चढ़ान पर अपनी व्हीकल्स वगैरह चढ़ाते हो तो फिर ग्रेडियंट रेजिस्टेंस भी आता है। मतलब आपके व्हील और सरफेस के बीच में जो रेजिस्टेंस है, रोलिंग रेजिस्टेंस, वो तो रहता ही रहता है, रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो तो रहेगा ही, प्लस साथ में ग्रेडियंट रेजिस्टेंस भी आ जाता है जब, ठीक है। तो जैसे आप टिल्ट होता है तो डब्ल्यू जो लोड है, पूरी पूरी गाड़ी का जो लोड है ना, वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, डब्ल्यू साइन थीटा एंड डब्ल्यू कॉस थीटा, जो कि काफी इफेक्ट डालता है। इसीलिए जब चढ़ान वगैरह पे चढ़ाना होता है तो अपनी गाड़ी को टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है ना, टॉर्क ज्यादा और स्पीड कम चाहिए होता है, स्पीड कम चाहिए होता है। इसलिए हम 1 नंबर 2 नंबर में गाड़ी चढ़ाते हैं, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर में टॉर्क ज्यादा मिलता है, स्पीड कम मिलता है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी गाड़ी की स्पीड को कहीं ना कहीं कम ज्यादा करता ही है, क्योंकि हवा आती है। जब आप खुद देखो ना, आप कभी बाइक चलाना या साइकिल चला रहे हो, जब हवा जोर से आती है तो साइकिल आपकी स्लो हो जाती है, कहीं ना कहीं एयर भी आपके ऊपर एक तरीके की फ्रिक्शन एक्ट करता ही करता है।
तो स्पीड ऑफ व्हीकल स्लो मीडियम फास्ट पे इस पे भी डिपेंड करता है। स्लो चलोगे तो एयर रेजिस्टेंस कम रहेगा, जितना फास्ट चलोगे उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस आपके ऊपर लगेगा। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आप मान लो साइकिल आपकी साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हो और हवा इधर से आ रहा है तो भैया इधर तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो उसी डायरेक्शन में एयर भी विंड भी मिल गया तो मजा आ जाएगा, कम पावर में स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। बॉडी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रीमलाइन, इसीलिए गाड़ी वगैरह की जो बॉडी वगैरह स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाता है ताकि इजीली एयर को ना एडजस्ट कर पाए। जैसे आप देख रहे हो ना रेसिंग कार वगैरह में इस तरीके से फिन्स यूज करते हैं जिसको कंट्रोल करके हम गाड़ी की स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हैं और साथ में गाड़ी जमीन से चिपका, क्योंकि जो स्पीड वाली कार्स होती है ना एयर ड्रैग की वजह से ना कभी कभी उड़ जाती है, तेजी चलाने पे हवा में आ जाती है, जमीन से छूट जाती है। तो ऐसी पीछे फिन्स लगी होती है जो कि क्या करता है एयर को इस तरीके से ट्रांसफर करता है कि गाड़ी आपकी जमीन में दबी रहे, स्पीड में उड़े ना, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रेजिस्ट द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस ड्यू टू ड्राइविंग रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस आता है, मेनली डिपेंड्स ऑन नीड ऑफ आइडलिंग और कांस्टेंट स्पीड में चलना है आपको, एक्सेलरेट करना है, ड्राइविंग हैबिट पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हैं। कुछ लोग एकदम बहुत करके चलाते हैं, कुछ लोग स्मूथ चलाते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये सब चीजों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आ गया टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, कितने टाइप के गियर बॉक्स होते हैं, जैसे देख रहे हो ना गियर किस तरीके से एंगेज डिसएंगेज, कभी इसमें लग रहा है तो कभी यहाँ लग रहा है तो कभी देखो इधर लग रहा है तो कभी इधर लग रहा है, कभी ये लग, ठीक है, इस तरीके, कभी देखो ये लग रहा है 1 नंबर 2 नंबर, फिर ये इधर लगेगा तो ये 3 नंबर, फिर ये लगेगा इधर ये 4 नंबर, ठीक है, फिर ये रिवर्स भी का भी है। इस तरीके से हमारे गियर बॉक्स काम करते हैं। तो एक तो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है जिसमें क्या होता है हम हाथ से मैनुअली गियर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगाते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो द मैनुअल ट्रांसमिशन, ये पुराने जो गाड़ी, अब आज की भी गाड़ियों में मैनुअल ट्रांसमिशन आता ही आता है। द सेलेक्टिव टाइप ऑफ गियर बॉक्स आर द कन्वेंशनल मींस दे आर वाइडली यूज्ड इन कार बसेस एंड ट्रक में यूज करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल टाइप गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, सिंक्रोनस गियर बॉक्स विदाउट ओवरड्राइव, सिंक्रोनस गियर बॉक्स विथ ओवरड्राइव्स। जनरली आजकल तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक आ गया है गियर बॉक्स, बट पुरानी जो गाड़ियां हैं बसेस हैं आज भी उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ही लगता है, मैनुअली ही गियर लगाने पड़ते हैं। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इनकॉर्पोरेट एन इंटरमीडिएट अरेंजमेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है गाड़ी मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से चलती है। लाइक आपको स्लो करना है गाड़ी तो गियर 1 नंबर अपने आप 1 नंबर लग जाएगा, समझ गाड़ी की स्पीड कम हुई तो ऑटोमेटिक गियर 1 नंबर 2 नंबर में चला जाएगा। फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाना है तो आप मैनुअली गियर 4 नंबर 3 नंबर पे ले जाओ, गाड़ी जैसे स्लो होगी तो ऑटोमेटिक 1 नंबर 2 नंबर लग जाएगा। मतलब सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कुछ पार्ट ऑटोमेटिक काम करता है, कुछ पार्ट आपको मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो ऑटोमेटिक होता है वो इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट जो होती है ECU लगा होता है कार्स वगैरह में, वो कंट्रोल करती है, वो डिसाइड करती है कि कब ऑटोमेटिक करना है और कब आपको मैन्युअली करना है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर आजकल तो जो अच्छी खासी महंगी टॉप मॉडल की जो कार आने लगी है, टॉप मॉडल्स की जितनी भी कार आने लगी है उन सब में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गया है। मतलब गाड़ी स्लो हुई तो आपको 1 नंबर लगाना है, तेज है तो 4 नंबर, नहीं, अपने आप, मतलब क्लच दबाना कोई फंडा नहीं, अपने आप क्लच उलच वाला फंडा ही नहीं रहता, अपने आप गाड़ी विदाउट क्लच चलती है। बस आपको गाड़ी का स्पीड ECU जो लगी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वही डिसाइड कर लेता है कि कब गाड़ी को 1 नंबर पे लाना है, कब 4 नंबर पे, कब 5 नंबर पे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। अब गियर वाला झंझट हट गया, हाथ दुखने लग जाता है क्लच दबाते दबाते, भीड़ में अब ट्रैफिक वगैरह में तो पैर दुखने लग जाते हैं, कितने दिक्कत होते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक जब से आया कुछ नहीं, आप तो बस एक्सेलरेटर कम करो, ज्यादा करो, अपने आप गियर लगते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि जो गाड़ी की माइलेज है ना, माइलेज जो है वो कम हो जाता है, मतलब ज्यादा पेट्रोल खाने वाली गाड़ी हो जाती है। तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये टॉर्क कन्वर्ट ड्राइव या हाइड्रोमेटिक ड्राइव के हेल्प से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ गियरिंग, गियरिंग के कुछ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंपल गियरिंग प्रिंसिपल, कैसे एक छोटा गियर बड़े गियर में कैसे ट्रांसफर होता है, लाइक एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। लाइक छोटा गियर आप खुद समझो ना, एक छोटा गियर है और वो कनेक्ट है एक बड़े गियर से, ठीक है। अब छोटा गियर जब 1 राउंड घूमेगा, मतलब जब छोटा गियर 10 राउंड घूमेगा तब बड़ा वाला 1 राउंड घूमेगा, होगा ना ऐसा। अब मान लो एक बड़ा गियर एक छोटे गियर से कनेक्ट है, बड़ा गियर 1 राउंड घूमेगा उतने में छोटा 10 बार घूम गया,
तो ये कैसे हो रहा है, 10:1, 1:10, इस तरीके से गियर रेशियोज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर डिसाइड होता है गियर्स का, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको ध्यान रखिएगा। अ सिंपल गियरिंग प्रिंसिपल इज शोन बिलो वेयर 2 गियर्स आर एंगेज विथ ईच अदर। गियर ए इज कॉल्ड ड्राइविंग गियर और द ड्राइवर, एंड गियर बी इज कॉल्ड द ड्रिवन। ड्राइविंग गियर का मतलब होता है बेटा इनपुट, जो इंजन से पावर आ रहा है, जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ड्राइविंग हो गया, ये ड्राइविंग, क्योंकि ये इसको चला रहा है, ये ड्रिवन हो जाएगा। यहाँ पे ये बड़ा वाला ड्राइविंग हो जाएगा और छोटा वाला ड्रिवन हो जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग गियर ड्रिवन को चलाता है, यहाँ पे छोटा वाला बड़े वाले को चला रहा था। जो चला रहा है दैट इज ड्राइविंग, जो चल रहा है वो ड्रिवन, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि Na स्पीड ऑफ गियर ए एंड Ta इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए। गियर ए पे कितने टीथ हैं, वैसे ही Nb स्पीड ऑफ गियर ऑफ बी, ठीक है, एंड Tb इज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर बी। देयरफॉर द स्पीड रेशियो ऑफ गियर ए एंड बी, गियर ए और गियर बी का जो स्पीड रेशियो हो जाएगा दैट इज Nb अपॉन Na इज इक्वल टू Ta अपॉन Tb। तो इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते। किस रेशियो, अगर ये एक राउंड घूमने पे ये 10 बार घूम रहा है, जैसे मान लेते हैं एक गियर ए है, एक गियर बी है। गियर ए का स्पीड कितना है, गियर ए का स्पीड मान लेते हैं 10, ठीक है, और गियर बी का स्पीड कितना है भाई, ठीक है। इस पे टीथ कितने हैं, गियर ए पे टीथ कितने हैं, मान लेते हैं 20 टीथ है। तो इस पे कितने, बड़े वाले गियर पे टीथ ज्यादा होंगे, मान लो 50 टीथ है। मान लो इसकी स्पीड 10 है तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, जाहिर सी बात है, इसका 5 है। तो गियर रेशियो कितना ट्रांसफर कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले में चिपका दो। Nb कितना है 5, Na कितना है 10 इज इक्वल टू Ta कितना है 20, Tb कितना है 50। तो ये इससे कट गया ये, ठीक है, ये 5 5 5 2 10, 1/2 इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2/5, है ना। तो यहां से आपको स्पीड का रेशियो मिलेगा, दोनों गाड़ी गियर का स्पीड रेशियो क्या है 1:2, और टिथ से देखना चाहोगे टिथ रेशियो क्या है 2:5। इस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह करके गियर बनाते हैं, ओके। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे। विद द फॉलोइंग एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ गियरिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू, इससे आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, इन एग्जांपल बिलो द ड्राइवर हैज 60 टीथ, ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर गियर है जो चल रहा है, यानी ड्राइवर या ड्राइविंग गियर बोलते हैं, इसको एफर्ट भी कहते हैं। तो ये है जिसके ऊपर 60 टीथ है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट, बड़ा भी है, वी से दैट इट रिजॉल्व वंस। द ड्रिवन गियर हैज 30 टीथ, अब ये ड्रिवन गियर जो है, ठीक है, जिसपे लोड देगा, जिससे चलेगा, वो छोटा है। सिंपली डिवाइड 60 टीथ विथ 30 टीथ। क्या होता है भाई, गियर रेशियो कैसे निकालते हैं, गियर रेशियो कैसे निकालते हैं, या वेलोसिटी रेशियो, कितना वेलोसिटी ट्रांसफर हो रहा है बड़े गियर से छोटे गियर में, या गियर रेशियो क्या है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, या टिथ के टर्म में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे गियर ए में 25 टिथ, गियर बी में कितना होगा 75 टिथ, इस तरीके से 3:1 का आपका ये बन जाएगा, है ना। अब पुट करो डायरेक्ट वैल्यू, है ना, ये फॉर्मूला भी है, इनपुट मूवमेंट अपॉन आउटपुट 60 अपॉन 30 करो जरा, ये इससे कट गया, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया इतना 2:1 आएगा ना भाई। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आपकी जो बुक है ना, बुक का मैंने कंटेंट यहाँ पे डाला था, ये मिस्टेक है कैलकुलेशन में। क्योंकि क्या होता है ना, कैसे वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया ना, या तो नंबर ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ टिथ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर टिथ के अकॉर्डिंग निकालना है तो ये ऐसा आएगा ना, 60 टिथ ऊपर कितना है इनपुट मूवमेंट, इनपुट कितना दे रहे हो 60 टिथ का, आउटपुट कितना मिल रहा है 30, 60 अपॉन 30 करोगे ना, तो ये कट गया 3 1 3, 3 2 6, ये तो 2:1 आएगा ना, 2:1 आएगा इसकी वेलोसिटी रेशियो, और 2:1 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखो, इस बार ड्राइवर, ये एफर्ट छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है, इसमें 20 टीथ है, यहाँ पे 80 टीथ है, एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इनपुट रेशियो कितना है, इनपुट कितना है 20 टीथ, आउटपुट कितना है 80 टीथ, डिवाइड कीजिए 2 × 2 2 4 8, ठीक है, 1/4 आ रहा है, या इसको 1:4 या 4:1, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल ज्वाइंट। इसका भी काम स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया था। इंजन से जो पावर मिलता है ना, उस पावर को इसी प्रोपेलर शाफ्ट, कहां से इंजन से पावर आया,
इंजन से पावर आया क्लच में, क्लच से गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से जो पावर है वो प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल जॉइंट से होते हुए, डिफरेंशियल से होते हुए व्हील में एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये बताया था आपको। ठीक है, तो इंजन हो गया, पहले ही पढ़ चुके, क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, अभी प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल जॉइंट आर बोथ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल ड्राइव ट्रेन, जो ड्राइव ट्रेन है ना, जो एनर्जी ट्रांसफर का जो ये सीरीज है ना, ड्राइव ट्रेन इसी को बोलते हैं, वर्क टुगेदर टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम इंजन टू द व्हील, इंजन से व्हील तक पावर ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। जैसे आप देख सकते हो ना, ये देखो ये घूम रहा है आउटपुट शाफ्ट में, यहाँ व्हील कनेक्ट रहता है, ये यूनिवर्सल जॉइंट देखो इस तरीके से घूमता हुआ काम करता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट को काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? हाई टॉर्सनल स्ट्रेंथ, फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, हाई टॉर्सनल स्ट्रेंथ होना चाहिए प्रोपेलर शाफ्ट का, ताकि वो जल्दी घूमने पे टूट ना जाए। टफेंड एंड हार्ड होना चाहिए, एफिशिएंट वेल्डेड होना चाहिए, ताकि कहीं भी वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग भी कई जगह करते हैं ना उस शाफ्ट को, वो टूटे ना। डायनेमिकली बैलेंस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं वेल्डिंग टेढ़ा मेढ़ा है तो घूम रहा है तो खटार 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 आवाज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीस्ट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, रिड्यूस थ्रस्ट एंड लोड होना, हाई टॉर्क मिलना चाहिए, हायर फटिक लाइफ होना, ज्यादा दिन तक वो शाफ्ट चलना चाहिए। ठीक है, साइज सिलेक्शन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग बेसिक पैरामीटर, शाफ्ट कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग टॉर्क कितना चाहिए, रनिंग क्या रहेगा आपका, ज्यादा लंबी चलने वाली गाड़ी है, छोटी कम दूर चलने वाली गाड़ी है, पावर सोर्स क्या है, कितनी ज्यादा पावर ट्रांसफर करना है, डिजायर्ड सर्विस लाइफ क्या है उसका, वो छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है उसके हिसाब से छोटा प्रोपेलर शाफ्ट बड़ा प्रोपेलर शाफ्ट यूज किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट की बात करें तो इस तरीके का देखो, दो प्रोपेलर शाफ्ट को मान लो इंजन से गियर बॉक्स, ये हो गया गियर बॉक्स से व्हील में ट्रांसफर करना है। अब गियर बॉक्स थोड़ा ऊपर है, ये ड्राइव नीचे है, तो इसमें दो प्रोपेलर शाफ्ट यूज करते हैं और दोनों एक पर्टिकुलर एंगल, मान लो एक ऐसा है एक ऐसा है, दोनों को कैसे पावर ट्रांसमिट करेंगे, तो बीच में हम एंगल अलग, देखो एक ऐसा प्रोपेलर शाफ्ट है एक ऐसा है, मुझे एनर्जी यहाँ से यहाँ भेजना है, तो इसके बीच में एक हम क्या यूनिवर्सल ज्वाइंट यूज कर लेते हैं, इस तरीके का यूनिवर्सल ज्वाइंट, ये एंगल पे भी पावर को ट्रांसमिट कर पाता है एफिशिएंट अच्छी तरीके, जितना यहाँ पे पावर घूम रहा है उसी स्पीड से ये भी घूमेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, यूनिवर्सल ज्वाइंट इज यूज्ड वेयर टू शाफ्ट आर कनेक्टेड एट एन एंगल टू ट्रांसमिट टॉर्क इन द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ मोटर व्हीकल, द ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट, द प्रोपेलर शाफ्ट एंड द डिफरेंशियल पिनियन शाफ्ट आर नॉट इन वन लाइन, hence the connection between them are made universal joint के थ्रू कनेक्शन। जब हमारा गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और जो हमारा ड्राइव डिफरेंशियल बॉक्स है अलग अलग एंगल्स पे होते हैं, उस टाइम पे एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट का यूज किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट बहुत 3-4 टाइप के होते हैं ऑटोमोबाइल में, एक क्रॉस होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, रबर कपलिंग, पॉट टाइप जॉइंट, ले रब जॉइंट्स, आप देख सकते हो। एक यूनिवर्सल जॉइंट मेटल टू मेटल होता है, एक मैग्नेटिक यूनिवर्सल जॉइंट होता है, लॉक यूनिवर्सल जॉइंट होता है, स्प्रिंग यूनिवर्सल जॉइंट, रबर कप यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके के टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक ड्राइविंग योक होता है, जो इनपुट पावर जो आ रहा है हमको, इनपुट पावर जो इंजन से पावर आ रहा है उस पार्ट को बोलते हैं ड्राइविंग योक, और दूसरा हमारा ड्रिवन योक होता है, आउटपुट मिलता है पावर। इन ये दोनों बीच में क्रॉस स्पाइडर इससे कनेक्ट होते हैं, जहां से एनर्जी टॉर्क ट्रांसफर होता है इनपुट से आउटपुट में। ठीक है, तो बस यार आज के ट्रांसमिशन सिस्टम में इतने ही। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा फ्रंट एक्सल पे हम लोग बात करेंगे, और डिफरेंशियल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रियर एक्सल के बारे में बात करेंगे ना, पीछे वाले चक्के के बारे में, वहां पे डिफरेंशियल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में इतना ही। आई होप आप वीडियो एंजॉय किए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।